ये गहरे रंग के बेलनाकार यूरेनियम पैलेट्स हैं जिनमें से प्रत्येक का आकार लगभग एक मूंगफली के दाने के बराबर है। इतने छोटे होने के बावजूद एक पेलेट में 1800 पाउंड कोयले या 150 गैलन तेल जितनी ऊर्जा होती है। लेकिन शक्ति के इस केंद्रित स्तर तक पहुंचना उतना सरल नहीं है जितना कि किसी पत्थर को खदान से निकालना। इस ईंधन को बनाने के लिए कच्ची मिट्टी को एक विशेष और कड़ाई से नियंत्रित विनिर्माण प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। अपनी खोज के एक सदी बाद तक यूरेनियम को एक सामान्य स्थिर धातु माना जाता था। ये 1896 में तब बदला जब भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल ने पाया कि ये तत्व बिना किसी बाहरी शक्ति स्रोत के अदृश्य और निरंतर विकिरण उत्सर्जित कर रहा था। दशकों बाद न्यूट्रॉन की खोज ने परमाणु में हेरफेर करने के लिए आवश्यक अंतिम उपकरण प्रदान किया। इन कणों को यूरेनियम पर दागकर वैज्ञानिक परमाणु विखंडन शुरू कर सकते थे, जिससे तापीय ऊर्जा की एक लहर छोड़ने के लिए नाभिक को विभाजित किया जाता है। लेकिन एक विशिष्ट तत्व संबंधी बाधा है। प्राकृतिक यूरेनियम का 99.3% हिस्सा आइसोटोप U-238 है, जो एक निरंतर श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए बहुत अधिक स्थिर है। केवल 0.7% का छोटा सा अंश U-235 है, जो वास्तव में बिजली के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ है। चूंकि प्राकृतिक धातु ज्यादातर निष्क्रिय होती है, इसलिए हमें कृत्रिम रूप से U-235 की सांद्रता बढ़ानी पड़ती है। इस एक इंजीनियरिंग चुनौती को हल करना परमाणु शक्ति के लिए तकनीकी पूर्व शर्त थी। ये प्रक्रिया जमीन के नीचे गहराई से शुरू होती है, जहां यूरेनियम अयस्क के घने निक्षेपों को लक्षित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में ये निक्षेप बलुआ पत्थर की मोटी संतृप्त परतों के नीचे दबे होते हैं। खदान में पानी भरने से रोकने के लिए इंजीनियर आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग काड़ो लंबवत पाइपों के माध्यम से मृत जल को -30 डिग्री सेल्सियस पर पंप करते हैं, जिससे भूजल एक ठोस बर्फ की दीवार में बदल जाता है, जो खनन क्षेत्र को अलग कर देती है। इन जमी हुई सुरंगों के भीतर वातावरण भौतिक रूप से अस्थिर और अत्यधिक रेडियोधर्मी होता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी ड्रिलिंग और निष्कर्षण को रिमोट कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जिससे इंसानी कर्मचारी चट्टान की सतह से दूर रहते हैं। एक बार जब अयस्क सतह पर आ जाता है, तो उसके भीतर छिपे सूक्ष्म उपयोगी पदार्थ को निकालने के लिए चट्टान को रासायनिक रूप से विखंडित किया जाना चाहिए। अयस्क को पीस कर घोल बनाया जाता है और अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसे शक्तिशाली एसिड में नहलाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड प्राप्त होती है। इस गैस को विशाल केंद्रों में पाइप के माध्यम से भेजा जाता है, जिनमें सेंट्रीफ्यूज कहलाने वाले हजारों लंबे और सटीक सिलेंडर होते हैं। अंदर घूमती हुई गैस भारी U-238 को बाहर की ओर धकेलती है, जबकि हल्का U-235 केंद्र में जमा हो जाता है। चूंकि वजन का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए गैस हजारों मशीनों के माध्यम से गुजरती है। प्रत्येक चरण तब तक सांद्रता बढ़ाता है जब तक कि ये बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक 3 से 5% संवर्धन तक नहीं पहुंच जाता। इस स्तर पर आइसोटोप अलग हो चुके होते हैं। अब गैस को फिर से एक ठोस ईंधन का रूप देना होता है। संवर्धित गैस को एक बार फिर रासायनिक रूप से परिवर्तित किया जाता है, जिससे एक महीन यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर प्राप्त होता है। उच्च दबाव वाली मशीनें इस पाउडर को दबाती हैं, जिसके बाद 24 घंटे पकाने की प्रक्रिया होती है। अत्यधिक गर्मी इस पाउडर को सघन सिरेमिक पैलेट्स में बदल देती है, जो लगभग अटूट होते हैं। इन पैलेट्स को जिरकोनियम से बनी लंबी ट्यूबों में भरा जाता है। इस धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रिएक्टर के तापीय दबाव को सहन कर सकती है, जबकि न्यूट्रॉन को प्रतिक्रिया जारी रखने के लिए इसमें से गुजरने देती है। ये विनिर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। कच्ची रेडियोधर्मी चट्टान को एक सटीक उपकरण में परिष्कृत किया गया है, जो एक नियंत्रित परमाणु प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। हजारों ईंधन छड़ें रिएक्टर कोर के भीतर स्थापित की जाती हैं, जो उच्च दबाव वाले नियंत्रण गुंबदों द्वारा सुरक्षित रहती हैं। जब एक न्यूट्रॉन U-235 परमाणु से टकराता है तो वह टूट जाता है, जिससे तापीय ऊर्जा निकलती है और पड़ोसी परमाणुओं से टकराने के लिए और अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। यह निरंतर श्रृंखला अभिक्रिया भाप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक गर्मी पैदा करती है। वह भाप जनरेटर से जुड़े विशाल टरबाइनों को घुमाती है, जिससे लाखों लोगों को कार्बन मुक्त बिजली की निरंतर आपूर्ति मिलती है। लगभग 1 साल बाद ईंधन खर्च हो जाता है। यह बिजली के लिए कुशल नहीं रहता, फिर भी यह अत्यधिक गर्म और रेडियोधर्मी होता है। इन छड़ों को गहरे कूलिंग पूल में ले जाया जाता है। पानी के भीतर वे तापमान और विकिरण के स्तर को कम करने के लिए कम से कम 1 दशक तक रहती हैं। दीर्घकालिक प्रबंधन एक निरंतर आवश्यकता है। दुनिया भर में लाखों खर्च की गई ईंधन छड़ें इसी तरह के भंडारण ग्रिड में रखी गई हैं। परमाणु बिजली का हर वाट इस उच्च जोखिम वाली औद्योगिक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। यह जमी हुई धरती, एसिड बाथ, सुपरसोनिक सेंट्रीफ्यूज और पानी के नीचे शीतलन द्वारा परिभाषित है। परमाणु शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक चरम उपायों का एक प्रमाण।
If you like this video, make sure to hit that like button, subscribe for more content, share with your friends, and leave a comment below.